Today we will continue chapter 1 of history for class 10th and chapter name is the rise of nationalism in Europe. Let's start the topic. आज हम करने वाले हैं द रिवोल्यूशनरीज। तो रिवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी। तो यूरोप के एकीकरण में या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इन क्रांतिकारियों ने क्या भूमिका निभाई उससे हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन बोलती हूँ। द रिवोल्यूशनरीज कमिटेड टू अपोज मोनार्कीज इस्टेब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस। कल ही हमने ट्रीटी ऑफ वियना को पढ़ा। तो ट्रीटी ऑफ वियना में जो वियना कांग्रेस थी उसने क्या इस्टेब्लिश किया था, दोबारा से मोनार्की को इस्टेब्लिश किया था फ्रांस के अंदर। हमने देखा कि वहाँ पर बर्बन डायनेस्टी जो है उसे रिस्टोर किया गया था। तो जैसे ही बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई तो उन्होंने जो रिवोल्यूशनरी थे उन्हें रिप्रेस करना शुरू कर दिया, उनका दबाना उन्हें शुरू कर दिया। रीज़न यही था कि रिवोल्यूशनरी जो थे ये लोगों के अंदर नेशन स्टेट की भावना डेवलप करना चाहते थे और जो मोनार्की थे, अगर नेशन स्टेट की भावना लोगों के अंदर डेवलप होती है तो इसका मतलब उनकी सत्ता पर कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ेगा, प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इन्होंने रिवोल्यूशनरीज़ को रिप्रेस करना शुरू कर दिया। अब अपने इन विचारों को फैलाने के लिए इन रिवोल्यूशनरी ने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी। तो इन सीक्रेट सोसाइटी के एम क्या थे तो ये भी देख लेते हैं। स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो विचार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अपोज मोनार्की, जो भी निरंकुश शासन लगाया गया है उसको अपोज करना, लोगों के अंदर फ्रीडम की भावना को लेकर के आना। वांटेड फ्रीडम यानी कि वो लोग चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता मिले और ऑटोक्रेटिक रूल जो है उनका एंड हो। जो भी राजा की पावर है या राजा को एक दैवीय शक्ति के समान ट्रीट किया जाता है उसे वैसा बिल्कुल ना समझा जाए और उसका एंड हो करके वहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सत्ता या लोगों के द्वारा चुने गए शासक वहाँ पर शासन का वर्क करे, ये वो लोग चाहते थे। वो चाहते थे नेशन स्टेट बनाना अपने देश को। नेशन स्टेट आर दो स्टेट विच हैव कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन एंड कॉमन हिस्ट्री। तो जिन भी देश में हिस्सों का या उनका अपना एक कॉमन यानी कि एक जैसा कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उनकी अपनी एक जैसी लैंग्वेज होती है, उनके रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, उनका इतिहास एक जैसा होता है, तो उन्हें नेशन स्टेट कहा जाता है, उन्हें राष्ट्रवादी देश कहा जाता है। अब ये जो रिवोल्यूशनरी थे इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी तो उसमें सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी का नेम आपको याद रखना है, दैट इज़ गियुसेप्पे मैज़ीनी। तो जो गियुसेप्पे मैज़ीनी थे इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ही बॉर्न एट जिनोवा इटली इन 1807। तो 1807 में इटली के जिनोवा में इनका जन्म हुआ। ही वॉज इटालियन नेशनलिस्ट। तो ये एक इटली के राष्ट्रवादी थे। ही वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बेसिकली इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया। ही वॉन्टेड टू डिस्पोज डिफरेंट मोनार्की इन इटली एंड मेड ए डेमोक्रेटिक नेशन। वो चाहते थे कि जो अलग अलग मोनार्कियल इटली के अंदर रूल कर रहे हैं वो सभी वहाँ से एंड हो जाए उनका और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो। ही सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिगुरिया इन अर्ली एज ऑफ 24। 24 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने लिगुरिया को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की थी और इसके लिए इन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। देश से बाहर आने के बाद इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी जो है उनका गठन किया। फर्स्ट इज़ यंग इटली मर्सेल्स। पहले इन्होंने इटली के लिए यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और दूसरे इन्होंने बढ़ने के अंदर यंग यूरोप नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो यूरोप के अंदर
होने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट को देखती थी। ये मोनार्की और कंजर्वेटिव्स को अपोज करते थे, उसके बिल्कुल खिलाफ थे और ये बिलीव करते थे गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो इनका मानना ये था कि भगवान ने जो राष्ट्र बनाए हुए हैं उन राष्ट्रों को बेसिकली लोगों के बेनिफिट के लिए वर्क करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो राष्ट्र है उसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो मानवता को दी गई है, ना कि राजा को। यानी कि राजा का कोई विशेष स्थान नहीं होता, वहाँ की जनता को स्पेशल ट्रीट कराने के लिए जो भगवान हैं उन्होंने नेशन बनाए हैं, उन्होंने राष्ट्रों का निर्माण किया है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे, उन्होंने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था। तो ड्यूक मेटरनिच जो है वो अपनी स्टेटमेंट के लिए काफ़ी फेमस थे। यानी कि हमेशा कोई भी इवेंट होता था इन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता था। तो गियुसेप्पे मैज़ेनी के खिलाफ भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो उनका मानना था कि हमारे सामाजिक कर्म के लिए ये सबसे खतरनाक शत्रु हैं, यानी कि ये सबसे खतरनाक हमारे दुश्मन हैं। ये मेटरनिच की एक स्टेटमेंट आई थी गियुसेप्पे मैज़ेनी के लिए। तो यहाँ पर हमने रिवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ा, और जब भी रिवोल्यूशनरी के बारे में आता है तो बेसिकली आपको इसमें गियुसेप्पे मैज़ेनी के बारे में ही बताना होगा, क्योंकि सबसे अहम भूमिका जो निभाई वो गियुसेप्पे मैज़ेनी ने निभाई। और दो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली ने वर्क किया इटली के नेशनलिज्म के लिए, यानी कि वहाँ पर नेशन स्टेट इटली को बनाने के लिए, और यंग यूरोप का जो मेन एम था वो पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना को फैलाने से था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कंजर्वेटिज्म दोबारा से फ्रांस के अंदर उभर रहा था। जो कंजर्वेटिज्म थी, इस रिज्म के अंदर क्या इसकी मेन फीचर्स थे उसे भी देख लेते हैं। कंजर्वेटिविज्म वाज ऑटोक्रेटिक। तो सबसे बड़ी बात, ये ऑटोक्रेटिक होते थे, एक मुखिया के द्वारा, एक निरंकुश शासक के द्वारा इन्हें चलाया जाता था। दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ, दे प्रिजर्व मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्की। इन्होंने सबसे पहले लॉज पर, जो कानून बने हुए हैं, जो कानून लागू किए गए थे, उन कानून पर सेंसरशिप लगा दी। यानी कि उनके द्वारा अब कोई भी वर्क, कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सारे के सारे डिसीजन जो है वो मोनार्क के द्वारा लिए जाएंगे। और इन्होंने दोबारा से मोनार्की सिस्टम, चर्च को दोबारा से संवैधानिक अधिकार देना और उसी तरह से सामाजिक हायरार्की को मेंटेन करने की कोशिश की, जैसे लुई 16 के टाइम पीरियड में थी। द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर अनदर रिवॉल्यूशन। लेकिन फ्रांस के अंदर ये कंजर्वेटिज्म तो आ गया था, लेकिन लोगों के अंदर अभी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज जो है वो जिंदा थी, और उन्हें अच्छी तरह से याद था कि किस तरह से लुई 16 को या उसके पूरे के पूरे जो उनका शासन है उसे उखाड़ फेंका था सिर्फ वहाँ के आम आदमियों ने। तो वो अभी भी उस चीज़ से इंस्पायर थे, और धीरे धीरे इस तरह की स्थिति जो है वो प्रिपेयर हो रही थी कि फ्रांस के अंदर दोबारा से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह ही कोई दूसरी क्रांति हमें देखने को मिले। तो आज हमने यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी के बारे में, सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, सीक्रेट सोसाइटी के सबसे मेन रिवॉल्यूशनरी गियुसेप्पे मैज़ेनी के बारे में, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कंजर्वेटिज्म के बारे में। तो यहाँ तक आपको आपके नोट्स आज प्रिपेयर करने हैं, और कल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 टू 1848, यानी कि 1830 से लेकर के 1848 के बीच में किस तरह की क्रांतियाँ हुई, या इसे क्रांतियों का युग क्यों कहा गया, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जुलाई रेवोल्यूशन, ग्रीक रेवोल्यूशन क्या थी उसे भी पढ़ेंगे, बेल्जियम की रेवोल्यूशन क्या थी उसे भी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।